हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ज्ञान दूत कार्यक्रम 2000 के अंदर एक नए टॉपिक के साथ बात करेंगे। हम बात करेंगे निर्दर्शन, उसके मेथड्स और उसकी लिमिटेशन। निर्दर्शन को हम सैम्पलिंग मेथड भी बोलते हैं। अब इसमें सैम्पलिंग में कौन कौन से हम मेथड को देख सकते हैं, कौन कौन से उनके टाइप्स प्रकार देख सकते हैं और उनकी क्या सीमाएं हैं जब हम अध्ययन करें तो उसके बारे में हम बात करेंगे इसके अंदर। सैम्पलिंग जो होता है वो किसी भी अनुसंधान के अंदर, जब भी हम अनुसंधान करते हैं या रिसर्च करते हैं या सर्वेक्षण करते हैं तो उसके अंदर हम दो टाइप्स के मेथड यूज़ करते हैं। एक होता है जिनको कि हम संगणना विधि कहते हैं या जिसको हम सेंसेक्स मेथड कहते हैं। सेंसेक्स मेथड एक अलग चीज़ होती है और एक होता है सैम्पलिंग मेथड। अब हम बात करें कि क्या होता है सैम्पलिंग मेथड या निर्दर्शन का अर्थ क्या होता है, तो यदि हम जैसे मान लीजिए विशेष रूप से अध्ययन करें तो सैम्पलिंग मेथड हम साइंटिफिक स्टडीज़ के अंदर या साइंटिफिक मेथड में भी करते हैं और इसको हम सोशल साइंसेज में भी हम निर्दर्शन पद्धति का प्रयोग करते हैं। जब भी हम कोई अनुसंधान करते हैं या अध्ययन करते हैं तो हम ये तय करते हैं कि हमारे अध्ययन की इकाइयाँ कौन होंगी, किनका हम अध्ययन करेंगे, कैसे हम तथ्यों का संकलन करेंगे और कैसे फिर आगे उनको हम अपने अध्ययन में लेना चाहेंगे। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम अध्ययन करते हैं। संगणना विधि होती है जिसके अंदर हम काउंटिंग करते हैं या किसी तरह के अनुसंधान में बहुत बड़े क्षेत्र के अंदर जब हम करते हैं तो वहाँ पर इसकी थोड़ी सी कमियां आ जाती हैं। किंतु जब हम सैम्पलिंग मेथड की बात करते हैं या निर्दर्शन पद्धति की बात करते हैं तो जब हम पूरे अध्ययन के अंदर जब कुछ इकाइयों को हम चुन लेते हैं और फिर उनके ऊपर हम अपना अध्ययन शुरू करते हैं। और यदि हम देखें तो निर्दर्शन का प्रयोग या सैम्पलिंग का प्रयोग आज से नहीं हो रहा, हम अपने जीवन में प्राचीन काल से चलते देखते हैं। जैसे घर में मान लीजिए हम कोई खाना बना रहे हैं, वो खाना बना है या नहीं तो उसमें हम थोड़ा सा निकाल कर उसको चख लेते हैं या देख लेते हैं तो हमें पता चल जाता है कि वो खाना बन चुका है और उस थोड़ा सा चख के हम निकाल दें तो वो सैंपल होता है। डॉक्टर्स को आपने देखा होगा, वो जब उनके पास कोई फार्मा कंपनी का एमआर आता है और वो अपने दवाइयों के कुछ सैंपल्स दे के जाता है, तो हम भी कहीं पर जाते हैं कोई चीज़ खरीद रहे हैं तो उसके हम सैंपल लेते हैं कि चलो आप थोड़ा सा हमें दिखा दीजिए, हम टेस्ट करके देख लेते हैं या हम वैसे देख लेते हैं। तो ये सब चीज़ें वो सैंपलिंग होती है। जहाँ तक बात हम करें कि रिसर्च में सैंपल कहाँ काम आता है, क्योंकि कई बार क्या होता है बहुत बड़ा अध्ययन होता है और उसको हम पूरा एक रिसर्चर के लिए आवश्यक नहीं होता है कि उस पूरे निर्दर्शन को या पूरे अध्ययन को देखे, तो उसके लिए फिर वो क्या करता है कुछ इकाइयों का चयन कर लेता है और फिर उन पर वो अध्ययन करता है। तो जब हम वो कुछ इकाइयाँ चुनते हैं, अब उन इकाइयों को चुनने के लिए हम कौन से मेथड्स इस्तेमाल करते हैं या वो इकाइयों को चुनने के लिए हम कौन कौन सी विधियां लेते हैं, आज जो है हम अध्ययन उन्हीं का ही करेंगे। निर्दर्शन का जैसा नाम से स्पष्ट है, गुडे और हार्ट ने इसको कहा है कि ये एक विस्तृत अध्ययन, मतलब बहुत बड़े समूह का एक छोटा अध्ययन होता है। साथ ही पीवी यंग की यदि हम परिभाषा देखें तो पीवी यंग ने भी अपनी पुस्तक साइंटिफिक सोशल रिसर्च एंड सर्वे में बताया है कि निर्दर्शन जो होता है वो संपूर्ण समूह अथवा समग्र का एक छोटा रूप होता है जिसके अध्ययन के लिए हम सैंपल लेते हैं। तो अब फिर हम यदि कहें तो व्हाट इज़ सैम्पलिंग या निर्दर्शन क्या है, तो एक बहुत बड़े समूह का जो है वो एक छोटा समूह होता है निर्दर्शन। चलिए अब बात करते हैं हम निर्दर्शन के उद्देश्य क्या होते हैं, मतलब क्यों हम सैम्पलिंग करते हैं, सैम्पलिंग हम क्यों लेते हैं। तो ये क्या है कि बहुत बड़े अध्ययन को या बहुत विशाल क्षेत्र को हम
संक्षिप्तीकरण कर लेते हैं या छोटे रूप का जब हम अध्ययन करते हैं, या हम प्रतिनिधित्वपूर्ण निर्दर्शन का चुनाव करने के लिए या अपने आंकड़ों को हम एक्यूरेसी, अपने आंकड़ों में अपने डाटा के अंदर एक्यूरेसी लाने के लिए हम सैम्पलिंग मेथड का इस्तेमाल करते हैं। साथ ही साथ जब हमें कोई कंपैरेटिव स्टडी करनी होती है या वैध अध्ययन के लिए हम निर्दर्शन लेते हैं। बहुत सारे अनुसंधान ऐसे होते हैं जो कि उनके अंदर हम परीक्षण भी करना चाहते हैं, तो उसके अंदर निर्दर्शन बहुत आवश्यक होता है। निर्दर्शन से हम आंकड़ों का संकलन करना हमारा आसान हो जाता है। आगे उनको उनका जो सारणीयन बनाना या टेबलीकरण करना इजी हो जाता है। साथ ही साथ निर्दर्शन पद्धति जो है, क्योंकि उसमें आंकड़े कम होते हैं, लोग कम होते हैं, तो ये इसमें खर्च भी कम आता है। इसीलिए सर्वेक्षणकर्ता जब अध्ययन करता है तो निर्दर्शन जो है मेथड को इस्तेमाल करता है। निर्दर्शन पद्धति के बहुत फ़ायदे भी हैं। इससे आपके समय की बचत होती है, धन की बचत होती है, आपका श्रम भी कम लगता है। कहाँ आप मान लीजिए 5-6-7 हज़ार लोगों पे निर्दर्शन कर रहे हो, कहाँ पर आपने 600 इकाइयाँ ले ली, तो इससे परिणामों की परिशुद्धता भी बनी रहती है, एक्यूरेसी रहती है आपके रिज़ल्ट में। तो हमारे जो भी हम अनुसंधान करते हैं उसके अंदर रिसर्च का जो है महत्व या निर्दर्शन पद्धति का महत्व जरूरी हो जाता है। अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से मेथड्स हो सकते हैं सैम्पलिंग के। तो सबसे पहला जो मेथड है वो होता है रैंडम सैम्पलिंग। अब रैंडम सैम्पलिंग क्या होती है या दैव निर्दर्शन क्या होता है? मतलब ये एक ऐसा निर्दर्शन होता है जिसमें हर इकाई के चुने जाने की संभावना होती है। मतलब आप कोई सी भी इकाई इसके अंदर चुनी जा सकती है। निर्दर्शन में क्या होता है कि प्रत्येक इकाई को ये स्वतंत्रता होती है, और यह निर्दर्शन की जो है सबसे प्रचलित विधि है और पुरानी विधि है। इसीलिए इसको हम रैंडम सैम्पलिंग कहते हैं। और ज़्यादातर जब हम अनुसंधान करते हैं तो उसके अंदर इस निर्दर्शन पद्धति का प्रयोग किया जाता है। अब इसके कई सारे आगे पार्ट्स हैं, जैसे सिंपल रैंडम सैम्पलिंग या लॉटरी विधि या कार्ड विधि, टिपेट विधि। अब हम बात करें कि लॉटरी विधि क्या होती है। तो इसके अंदर क्या होता है कि इस विधि के अंदर सभी इकाइयों के नाम और नंबर के छोटे छोटे कागज़ टुकड़े बना लिए जाते हैं, और उनकी चिट के रूप में, जैसे आपने देखा होगा लॉटरी वगैरह जब हम निकालते हैं तो किसी बक्से में डाल देते हैं या किसी बर्तन में, और उनको भली भांति हम ऐसे मिक्स करते हैं। और जिस भी हम, जैसे मान लीजिए हमें 50 लोग चाहिए तो हम 50 जो है वो लॉटरी से ले लेते हैं। सेम मेथड है कार्ड और टिकट विधि का। इसके अंदर भी हम वो पर्ची ना डालकर, छोटी छोटी स्लिप्स ना डालकर, कार्ड में क्या है एक ही रंग के, आकार के और मोटाई के कई कार्ड बना लेते हैं, और उन कार्ड को किसी ड्रम में या बर्तन में डाल के हिला लिया जाता है, और जितने फिर हमें इकाइयाँ चाहिए उतनी हम वो कार्ड निकाल लेते हैं। तो इससे इस विधि का प्रयोग करते समय हमें थोड़ी सी सावधानी ये रखनी चाहिए कि इन कार्डों का आकार, रंग रूप और मोटाई जो है वो एक जैसी होनी चाहिए। तीसरी विधि इसके अंदर आती है टिपेट विधि। ये जो विधि है, ये इस विधि का नाम टिपेट विधि क्यों है? क्योंकि ये प्रोफेसर टिपेट जो थे उन्होंने 4-4 अंकों वाले 10,400 संख्याओं की एक सूची बनाई, और इनको बिना किसी सीक्वेंस के या बिना किसी क्रम के इसको कई पृष्ठों पर लिख दिया। और इसको टिपेट से संख्याओं से निर्दर्शन चुनने का जो एक तरीका है वो इस प्रकार का होता है, जैसे मान लीजिए हमें 400 छात्र लेने हैं या 100 छात्र लेने हैं, और उनमें से 30 छात्रों का हमें सैम्पलिंग निकालनी है। तो हम पहले क्या करेंगे कि उन छात्रों के, जैसे 400 छात्रों के नाम हमने क्रम से लिख लिए, फिर वो टिपेट की संख्या की कोई भी एक पेज खोल के, और हम उनमें फर्स्ट 3 वाले जो है 30 जो हमने लेने हैं या 50 लेने हैं उतने हम अध्ययन के लिए चुन लेते हैं। और यदि मान लो कम संख्या हो तो हम सिंपल तरीके से भी ले सकते हैं। तो ये एक टिपेट की संख्याएं जो है वो ज़्यादातर साइंटिफिकली इसलिए मानी जाती है कि इनका उपयोग बहुत होता है, और ये विधि एक शुद्ध विधि होती है। तो इसलिए ये विधि के द्वारा भी हम रैंडम सैम्पलिंग कर सकते हैं। चौथी विधि जो है इसकी है ग्रिड मेथड।
अब इस विधि का प्रयोग हम ज़्यादातर ज्योग्राफी के अंदर या जियोलॉजी के अंदर इसमें करते हैं, या किसी भौगोलिक क्षेत्र का जब हमें चुनाव करना होता है तो हम इस विधि का उपयोग करते हैं। तो इसके अंदर क्या करते हैं कि एक नक्शे पर एक ग्रिड प्लेट होती है, और ये जो ग्रिड प्लेट होती है ये ट्रांसपेरेंट होती है या सेल्यूलाइड होती है, और इस प्लेट पे क्या है कि स्क्वायर के रूप में खाने बने होते हैं और जिन पर नंबर लिखे होते हैं। तो ये पहले तय कर लिया जाता है कि हमें सैम्पलिंग में कितनी इकाइयों का चयन करना है, और फिर उनको हम उन्हीं वर्गों के अंदर काट लेते हैं। तो ये बहुत, हम रैंडम सैम्पलिंग क्यों करते हैं या दैव निर्दर्शन, हमें ये मैंने आपको पहले भी बताया कि ये प्रचलित विधि होती है, और इसमें क्या होता है सभी इकाइयों की चुने जाने की समान संभावना होती है। साइंटिफिक मेथड भी है, सरल विधि भी है, और इससे क्या है कि अध्ययन बड़ा निष्पक्षता से हो जाता है, और इसमें अशुद्धता की संभावना जो है वो बहुत कम रहती है। चलिए बात करते हैं एक और निर्दर्शन की। अभी तक हम रैंडम सैम्पलिंग कर रहे थे, अब हम बात करेंगे सीमित दैव निर्दर्शन, जिसको हम रिस्ट्रिक्टेड रैंडम सैम्पलिंग कहते हैं। इसके अंदर दो तरह के सैंपल आते हैं। एक पहला तो है क्लासिफाइड सैम्पलिंग, या जिसको हम वर्गीकृत निर्दर्शन कहते हैं। ये वर्गीकृत निर्दर्शन कौन सा होता है, इसको हम मिश्रित निर्दर्शन भी कह सकते हैं, स्तरित निर्दर्शन भी कह सकते हैं। और ये विधि का जो प्रयोग है वो दैव निर्दर्शन और सविचार निर्दर्शन दोनों के लाभों को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। इसमें क्या होता है कि पहले जितनी भी हम इकाइयाँ अध्ययन के लिए चुनते हैं उनको एक जैसे वर्गों के अंदर विभाजित कर दिया जाता है, और उसके पश्चात प्रत्येक वर्ग के अंदर से कुछ निश्चित संख्याएं या कुछ निश्चित इकाइयों का हम चुनाव कर लेते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा निर्दर्शन की विधि है। नेक्स्ट है हमारा रेगुलर मार्किंग मेथड, या जिसको हम नियमित अंकन प्रणाली भी कहते हैं। इस विधि के अंदर क्या होता है, पहले समग्र जैसे होल जिसकी भी जितनी भी इकाइयाँ हमने इकट्ठी करी हैं उनको हम एक विशेष ढंग से, काल से, स्थान, जगह के अनुसार जो है हम पहले व्यवस्थित कर लेते हैं, और इसके बाद हम निश्चय करते हैं कि हमें समग्र में से कितनी इकाइयों को चुनना है। तो इन इकाइयों के बीच में क्या है कि एक दूरी को भी हम तय कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए हमें 200 में से और 20 विद्यार्थियों का चयन करना है, तो इसमें हम क्या करेंगे, जैसे पहला ले लिया, फिर 10वां ले लिया, फिर 20वां ले लिया, 30वां ले लिया, इस तरीके से हम विद्यार्थियों का चयन करते हैं। बहुत ही सिंपल प्रणाली है, और इसमें हर इकाई का हम समान रूप से चुन सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी अध्ययन की एक पद्धति है, और इससे हम बहुत अच्छे निष्कर्ष भी निकाल सकते हैं इस तरह से, और इससे व्यक्तिगत रुचि का भी इस चुनाव पर प्रभाव पड़ता है। तो ये बहुत अच्छा मेथड है। कुछ अन्य प्रकार के रैंडम सैम्पलिंग भी हम जिनके ऊपर बात करेंगे कि और कौन कौन सी हो सकती है। तो सबसे पहली जो है मल्टी स्टेजेस सैम्पलिंग, ये वाली जो विधि है, ये जब हम बहुत बड़ा क्षेत्र होता है हम जब उसमें सैम्पलिंग करते हैं तो इस विधि को हम उपयोग करते हैं। और इस विधि में निर्दर्शन का जो चुनाव होता है वो कई स्टेजेस में किया जाता है, इसीलिए इसको हम बहुस्तरीय निर्दर्शन कहते हैं। इसमें जैसे मान लीजिए हम किसी एक बड़ी जगह का अध्ययन करना चाहते हैं, तो पहले हम उसको क्षेत्रों में बांटेंगे, फिर वार्डों में बांटेंगे, फिर निवासियों की संख्या के आधार पर बांटेंगे, फिर उसको परिवारों में बांटेंगे। तो इस तरीके से क्या है कि बहुत सारे स्तर बनते हैं इसमें निर्दर्शन के। नेक्स्ट एक हम बात करेंगे नेक्स्ट के लिए पुनरावृत्ति निर्दर्शन, या जिसको हम रिपीटेड सैम्पलिंग कहते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि पहली बार में जब हम निर्दर्शन का चयन करते हैं तो हमें वो परिणाम नहीं मिल पाते हैं जो कि हमें चाहिए। तो ऐसे में क्या है कि हम दोबारा से निर्दर्शन करते हैं, इसीलिए इसको रिपीटेड सैम्पलिंग कहते हैं। एक बार मान लो आपके रिजल्ट सही नहीं आए तो आपने दोबारा से और सैम्पलिंग ली, दूसरी इकाइयों को चुना। नेक्स्ट जो हमारा है एरिया सैम्पलिंग, या जिसको हम क्षेत्रीय निर्दर्शन कहते हैं। इस प्रकार के
जो निर्दर्शन होते हैं इसमें जो भी आपने अध्ययन के लिए इकाइयाँ ली हुई हैं उनको पहले छोटे छोटे एरिया के अंदर बांट दिया जाता है और फिर उसके पश्चात संपूर्ण क्षेत्र का हम अध्ययन करते हैं। चूँकि इसमें इकाई एक समूह के रूप में अध्ययन करते हैं इसलिए हम इसको क्लस्टर सैम्पलिंग भी कह सकते हैं। एरिया सैम्पलिंग भी कह सकते हैं, क्लस्टर सैम्पलिंग भी कह सकते हैं, क्योंकि हम इन छोटे छोटे क्लस्टर्स में इनको बांट देते हैं। साथ ही इसकी एक और विधि है जिसको हम इररेगुलर मार्किंग मेथड कहते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि निर्दर्शन का जो चुनाव करते हैं हम पहले एक सूची बना लेते हैं जितने भी लोग वहाँ पर रहते हैं। जैसे मान लीजिए वहाँ पे 500 लोग रह रहे हैं तो हम 500 लोगों की पहले सूची बना लेंगे, एक लिस्ट बना लेंगे और फिर उसमें फर्स्ट और लास्ट को छोड़ के और बाकी जितनी भी इकाइयाँ हैं उनके ऊपर निशान लगा देंगे। तो उससे क्या है, हमारे अनियमित रूप से जो है निर्दर्शन हमारे पास एक अलग नामों की सूची आ जाती है। और इस विधि के द्वारा हम मान लीजिए 10 चाहिए या 20 चाहिए तो आप कोई भी उसके अंदर, क्योंकि इर्रेगुलर मार्किंग सिस्टम है तो इस विधि से क्या है कई बारी पक्षपात होने की संभावना हो जाती है, इसलिए इसको हम थोड़ा कम काम में लेते हैं। पहले हमने जितने भी किए वो रैंडम सैम्पलिंग के प्रकार थे या मेथड्स थे। आज इसके बाद हम बात कर रहे हैं असंभावित निर्दर्शन होते हैं जिसमें नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग जिसको हम कहते हैं। इसमें कुछ अलग तरह के निर्दर्शन होते हैं। इसमें क्या होता है कि इसमें किसी भी संभावना का या संयोग का कोई भी महत्व नहीं होता, इसीलिए इसे असंभावित निर्दर्शन कहते हैं। इस प्रकार के निर्दर्शन में क्या होती है कि जो रिसर्चर होता है या जो स्टडी कर रहा है वो उसकी इच्छा पर निर्भर होता है कि उसे किसको चुनना है और किसको नहीं चुनना है। तो इस प्रकार के निर्दर्शन के अंदर पहला निर्दर्शन आता है उद्देश्यपूर्ण और सविचार निर्दर्शन विधि। इसके अंदर क्या होता है कि जब अनुसंधान करता या अध्ययन करने वाला व्यक्ति है वो जानबूझकर किसी भी विशिष्ट उद्देश्य को लेकर कुछ इकाइयों का चुनाव करता है, उसे उद्देश्यपूर्ण या सविचार निर्दर्शन कहते हैं। इसमें सभी चुनने वाली जो इकाइयाँ होती हैं वो अनुसंधानकर्ता की इच्छा पर निर्भर होती है, उनके निर्णय पर निर्भर होती है और उनके उद्देश्य पर निर्भर होती है। तो इस विधि का जो मुख्य आधार होता है वो ये होता है कि इसमें रिसर्चर पहले समग्र की सारी इकाइयों के बारे में जानकारी लेता है और फिर उसके पश्चात जो है उसका अध्ययन करता है। नेक्स्ट इसका है सुविधापूर्ण निर्दर्शन। जैसा कि नाम से ही है, कन्वीनियंस सैम्पलिंग जो है, मतलब जो ऐसे भी अनुसंधानकर्ता को अध्ययन करना है वो अपनी सुविधा से करता है। जैसे मान लीजिए उसको कौन सी इकाइयाँ लेनी है, किससे उसके धन की बचत होती है, किससे उसके श्रम की बचत होती है, किससे उसकी कौन कौन से सोर्सेज होते हैं। तो इसमें इसको हम और भी, जैसे मान लीजिए हम इसको आकस्मिक निर्दर्शन भी कह सकते हैं, अवसरवादी निर्दर्शन भी कह सकते हैं। ये विधि जो है थोड़ी सी अवैज्ञानिक भी हो जाती है और इसमें पक्षपात की संभावना भी अधिक हो जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्वयं चयनित निर्दर्शन या जिसको हम सेल्फ सेलेक्टेड सैम्पलिंग कहते हैं। कई बार क्या होता है कि निर्दर्शन का चुनाव ही नहीं किया जाता वरन उसमें स्वयं द्वारा ही मतलब वो जिसको चाहता है उसको निर्दर्शन या सैम्पलिंग उसकी ले लेता है, इसीलिए इसको स्वयं चयनित कहते हैं। उदाहरण जैसे एग्जाम्पल लें तो मान लीजिए कोई साबुन कंपनी ये जानना चाहती है कि उसके साबुन को कितने लोगों ने पसंद किया है, तो रेडियो, टेलीविज़न, सब जगह जो है इसकी घोषणा करवा दी जाती है। तो वह उस हिसाब से अपनी अध्ययन कर लेता है और जिसको भी चाहे वो अपनी प्रश्नावली या अनुसूची भरने को दे सकता है। तो मतलब इसमें किसी भी तरह का कोई भी इकाई अध्ययन करता अपनी मर्जी से चुन सकता है। लास्ट जो है वो है अपना अभ्यंश निर्दर्शन। ये जो निर्दर्शन होता है ये एक क्लासिफिकेशन का निर्दर्शन का रूप होता है। इसमें सबसे पहले क्या किया जाता है, अभी जितनी भी इकाइयाँ होती हैं उनको कई वर्गों में विभाजित कर दिया जाता है, उनका क्लासिफाई कर दिया जाता है और फिर प्रत्येक इकाई में से
संख्या तय कर ली जाती है। जैसे मान लीजिए आपको 10 लोगों को चुनना है, तो आपने जो क्लासिफिकेशन किया है उनमें से हर क्लासिफिकेशन में से 10-10-10 चुन लेंगे। तो इस तरीके से ये अभियंश निर्दर्शन कहलाता है। इसमें अनुसंधानकर्ता जो है प्रत्येक वर्ग में से निर्धारित मात्रा में अपनी इच्छा अनुसार अध्ययन कर लेता है। इसका फ़ायदा क्या होता है इस तरह के निर्दर्शन का? इससे इकोनॉमिकली ठीक रहता है, बचत हो जाती है, और इकाइयों का जो चयन है वो व्यक्ति अपनी सुविधा अनुसार कर लेता है, तो उसको जो है इसमें सही तरीके से अध्ययन उसको मिल जाता है। बहुत सारी निर्दर्शन पद्धति की जब हम चयन करते हैं निर्दर्शन या सैम्पलिंग को, तो कुछ लिमिटेशंस हो जाती हैं, जो कि कई बार क्या होता है, आकार की समस्या हो जाती है, प्रॉब्लम ऑफ द साइज ऑफ सैंपल। मतलब कई बार आकार निर्दर्शन का हमारे अध्ययन का बहुत बड़ा हो जाता है, कई बार छोटा हो जाता है। तो इस तरीके से क्या है कि निर्दर्शन जो है वो पूरी तरह से जो हमारे आंकड़े हैं वो सही तरीके से नहीं आ पाते हैं, हमारा डेटा कलेक्शन सही तरीके से नहीं हो पाता है। तो सबसे पहले जो है रिसर्चर को चाहिए कि वो अपने निर्दर्शन के आकार को एक सही तरीके से करे। तो सामान्यतः जो निर्दर्शन है वो एक सही आकार का होना चाहिए। दूसरी है कि समग्र की प्रकृति। इसमें क्या होता है कि समग्र जब एक जैसे होंगे, मतलब जिनकी आप स्टडी कर रहे हैं वो सारी इकाइयाँ एक जैसी होगी, तभी हमारा निर्दर्शन जो है वो सही तरीके से आ पाएगा। किंतु यदि इकाइयाँ एक जैसी नहीं होंगी तो हमारा निर्दर्शन सही तरीके से नहीं आता। ये सैम्पलिंग की एक बहुत बड़ी लिमिटेशन है। अध्ययन की प्रकृति को भी हमें देखना पड़ता है। यदि मान लीजिए हमें गहन अध्ययन करना है, गहराई से अध्ययन करना है, तो हमारा निर्दर्शन छोटा लेना होगा। अगर हमें बहुत बड़े एरिया की स्टडी करनी है तो बड़े एरिया के हिसाब से हमारा सैंपल भी बड़ा हो जाता है। जब भी हम हमारा कोई रिसर्च करते हैं तो उसमें सैंपल जो है वो एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। आधार मान लीजिए किसी भी रिसर्च का या किसी भी सर्वेक्षण सर्वे का एक आधार है निर्दर्शन, और उसमें यदि आकार में कोई छोटा या बहुत बड़ा हो जाता है तो उससे हमारे निष्कर्ष प्रभावित होते हैं, हमारा डेटा प्रभावित होता है। इसीलिए हमें बहुत चीज़ों को ध्यान में रखकर सैम्पलिंग ली जाती है। हमारे पास साधन भी ऐसे होने चाहिए जो कि हम उनका उपयोग कर सकें। पर्याप्त धन होना चाहिए, समय होना चाहिए। तो निर्दर्शन यदि मान ले हमने बड़ा ले लिया तो हमारे साधन जो हैं वो बढ़ जाएंगे। निर्दर्शन के प्रकारों का भी कई बार लिमिटेशंस में आ जाता है। निर्दर्शन के प्रकार कौन से लें? अभी मैंने आपको मेथड्स भी बताए हैं, निर्दर्शन के टाइप्स भी बताए हैं। तो कई बार निर्दर्शन का जो है जो निष्कर्ष निकलते हैं उसके आकार पर बहुत निर्भर करते हैं। दैव निर्दर्शन मान लीजिए हमें रैंडम सैम्पलिंग करनी है तो हमें हमारा जो निर्दर्शन सैम्पलिंग मेथड है वो बड़ा होना चाहिए ताकि इसमें सारी इकाइयाँ आ जाए। और इसके विपरीत यदि हम क्लासिफिकेशन वाला या उद्देश्यपूर्ण निर्दर्शन ले रहे हैं तो हमारा आकार सैम्पलिंग का छोटा होना चाहिए। तो ये कुछ समस्याएं आ जाती हैं। कई बार इकाइयों के वितरण की भी समस्या आ जाती है। द प्रॉब्लम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टडी आइटम्स, मतलब कहने का ये है कि यदि हमारी इकाइयाँ, मान लीजिए हमने किसी बड़े भौगोलिक क्षेत्र को ले लिया और इकाइयाँ बहुत दूर दूर तक फैली हुई हैं, तो रिसर्चर को बहुत ज़्यादा समस्या आ जाती है। उसका समय भी नष्ट होता है, धन भी नष्ट होता है, और रिज़ल्ट भी उतने एक्यूरेट नहीं आ पाते हैं। तो हमें छोटा निर्दर्शन लेना चाहिए। और यही कारण है कि कई बार जब हम बहुत बड़ा निर्दर्शन ले लेते हैं तो हमारे उसकी जो है विश्वसनीयता की भी समस्या आ जाती है। विश्वसनीयता की समस्या आने से क्या है कि बहुत सारे कार्य हमारे सही तरीके से नहीं आ पाते। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि निर्दर्शन का चुनाव हम सही तरीके से करें। अगर हमारा निर्दर्शन का चुनाव सही नहीं होगा तो जाहिर सी बात है कि हमारे जो डेटा कलेक्शन है वो नहीं आ पाएंगे, रिज़ल्ट सही नहीं आ पाएंगे। तो बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हमारा सैंपल जो है या सैंपल का साइज़ जो है वो बहुत अच्छा होना चाहिए, या एक एवरेज साइज़ होना चाहिए, क्योंकि सैम्पलिंग का इम्पॉर्टेंस बहुत होती है। निर्दर्शन पद्धति के अपना महत्व है, क्योंकि जब तक हम सैंपल नहीं लेंगे सही तरीके का, जब तक हमारा जो है
आंसर या यूँ कह दीजिए कि हमारा रिसर्च जो है वो सही तरीके से नहीं आ पाएगा। बहुत इंटेंसिव स्टडी के लिए या किसी भी चीज़ का गहन अध्ययन करना होता है तो हम निदर्शन की मदद लेते हैं। निदर्शन जब हम लेते हैं तो सैम्पलिंग से हमारी स्टडी जो है वो उसमें या हमारे रिजल्ट्स जो हैं वो एक्यूरेट आते हैं। अगर हमारा सैंपल साइज छोटा हो जाएगा तो हम अपने तथ्यों की पुनर्परीक्षा भी कर सकते हैं, रीचेकिंग कर सकते हैं। अगर कहीं गलत है तो हम रीचेकिंग करके उसको सही भी कर सकते हैं। निर्दर्शन में इकाइयों की संख्या कम होने के कारण या छोटा होने के कारण हमें प्रबंधन में और प्रशासन के आयोजन में भी सुविधा रहती है। और कई बार क्या होता है कि सामाजिक अनुसंधानकर्ता को भौगोलिक दृष्टि से इकाइयों की संख्या अधिक होने से प्रत्येक इकाई के चुने जाने की समान संभावना हो जाती है। अतः निर्दर्शन की अनिवार्यता बहुत ही आवश्यक होती है। तो जब भी हम अपने अध्ययन के लिए सैंपल लेंगे या निर्दर्शन लेंगे तो हमें बहुत ही आवश्यक हो जाता है कि वो सही निर्दर्शन ले, सही आकार में लें और उसमें हर इकाई के चुने जाने की समान संभावना होनी चाहिए। तभी जाकर जो है हमारा रिसर्च के जो रिज़ल्ट हैं वो एक्यूरेट आएंगे और हमारा जो अध्ययन है वो सही तरीके से हो पाता है। तो सैम्पलिंग जो है वो किसी भी सामाजिक अनुसंधान और सर्वेक्षण की आधारशिला होती है और इनको हमें अपने अध्ययन के अंदर सैम्पलिंग मेथड या सैंपल साइज़ लेते समय बहुत ही सावधानी से इसका चयन करना चाहिए। आशा करती हूँ आपको निर्दर्शन पद्धति का इम्पॉर्टेंस या इसके जो परिणाम है वो समझ में आए होंगे। कुछ एक क्वेश्चंस हैं जो कि मैंने आपके लिए बनाए हैं। जब हम अपने अध्ययन को सही तरीके से कर लेते हैं तो उसके पश्चात हमारे पास कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो एग्ज़ाम्स में अधिकतर पूछे जाते हैं सैम्पलिंग से रिलेटेड, सैम्पलिंग मेथड से रिलेटेड। तो आपको वो मैंने दिए हैं, आप इन सैम्पलिंग मेथड से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं इनको आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा और किसी तरह की कोई समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर से डालिएगा। धन्यवाद।